हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 23 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपने नाम सुना होगा पहली बार दोस्तों, नामाचिक नामफुक, और आपको नाम देख के पता चल रहा होगा यह किस राज्य से संबंधित है। तो जो आपका यह नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है वह किस राज्य से संबंधित है, भारत में कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें हम कि सर्वाधिक जो आपका कोयला है कहाँ पाया जाता है, तो आपके झारखंड में आपका सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अब आपको बता दें दोस्तों कि कोयला को क्या कहा जाता है, कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों संविधान में जो आपका 52वां संविधान संशोधन किया गया था वह किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो आपका 52वां संविधान संशोधन है यह आपके 1885 में किया गया था, याद रखिएगा। और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो आपके राजीव गांधी थी। ठीक है, और इसे आपके 10वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुषी जो क्रांति थी दोस्तों उसका संबंध उपयुक्त सभी से था। ठीक है, यानी कि आपके श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति इन सभी से संबंधित थे आपके इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो यह क्रांति था इंद्रधनुषी क्रांति, यह आपके सभी क्रांतियों से संबंधित था। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रांति है। जैसे आपकी पीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति आपके मांस व आपके टमाटर से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। राउंड क्रांति जो है आलू से संबंधित थी। और रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, तो यह बातें आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ठीक है, रामायण में दोस्तों आप सभी ने रामायण देखा होगा और रामायण में आपको बताना है कि मांडवी किसकी पत्नी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। तो ये इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें रावण, रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। और यही सुग्रीव की पत्नी की बात करें तो सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा। ठीक है, याद रखिएगा। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला और राम की पत्नी का नाम था सीता। यह सभी बातें याद रखिएगा क्योंकि आप सभी रामायण देखते हैं। आप अगर हिंदू धर्म से संबंधित है तो आपको इतना आसानी से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जो आपकी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके हम्पी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में यह स्थित है। अगर हम बात करें कि यह जो हम्पी है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, यह किसे समर्पित है? तो यहाँ पे भगवान शिव को यह समर्पित है आपका विरूपाक्ष मंदिर। यह हम्पी में स्थित है। और हम्पी की स्थापना किसने की थी? तो हम्पी की स्थापना की थी आपके हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने यह करवाई थी इस हम्पी का निर्माण। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम हम्पी की, तो हम्पी की बात करते हैं। यहाँ पे जो यह हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें यह हम्पी है क्या, तो हम्पी यह आपका जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों उसका यह अवशेष है, उसका यह खंडहर है आपका हम्पी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो गोलमेज सम्मेलन का जो आपका इसे राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यह लंदन में आयोजित किया गया था आपका गोलमेज सम्मेलन। अगर हम बात करें तीनों जो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे वह कौन लिए थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे, तो आइए यहाँ पे बता देते हैं। 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यह लगातार आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें आपके तीनों में भाग किसने लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। और अगर बात करें यहाँ पे दूसरे में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एक पहले व्यक्ति थे जो दूसरे में आपका क्या किए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ठीक है, अगर हम बात करें कि पहले और दूसरे में किसने किए थे, तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन अगर तीनों की बात की जाए तो आपका भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ठीक है, के रचयिता कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो बात की जाए यहाँ पे अगर हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के रचयिता कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, मोहम्मद इकबाल इसके राइटर हैं, लेखक है, रचयिता हैं। अगर हम बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे, तो आपके राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत जो है आपका वंदे मातरम, ठीक है, वह आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मनगण लिखा है और आपके भारत का राष्ट्रगान। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें आपके नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ठीक है, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें इसमें आपका 18 मई 1974 में आपका जो भारत है दोस्तों अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और यह कहाँ हुआ था दोस्तों, यह पोखरण राजस्थान में हुआ था। और किस नेम से दोस्तों, इस्माइल बुद्धा, ठीक है, इस्माइल बुद्धा के नाम से यह आपका किया गया था। क्या आपका यह पोखरण में राजस्थान में आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो भारत की प्राइम मिनिस्टर यानी आपकी भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह थी सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें दूसरा कब हुआ था, तो पोखरण जो आपका यह परमाणु परीक्षण था दोस्तों भारत में दूसरा 1998 में किया गया था। याद रखिएगा, यह भी पोखरण राजस्थान में ही किया गया था। और उस समय आपके भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे जब आपका दूसरा परमाणु परीक्षण हो रहा था 1998 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसमें होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह होता है आपका किसमें, तो यह कहाँ पे होता है दोस्तों, तो यह पे होता है आपका स्पेस शटल में। ठीक है, स्पेस शटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका क्रायोजेनिक इंजन का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषित करती है, तो क्या अवशोषित करती है दोस्तों, अगर हम बात करें आपके वायुमंडल में जो उपस्थित होती है आपकी ओजोन परतें, वह क्या अल्ट्रा वायलेट किरणों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अवशोषित करती हैं। याद रखिएगा, और यह आपके जो आपका ओजोन परत है दोस्तों, यह समताप मंडल के दूसरे में पाया जाता है, आपका समताप मंडल में पाया जाता है यह आपका ओजोन परत, और इसे वायुमंडल की दूसरी परत भी कही जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो खजुराहो आपका नृत्य महोत्सव है दोस्तों, यह आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा और कौन कौन सी नृत्य किया जाता है, तो आपका मटकी नृत्य, परधौनी नृत्य, चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य और यहाँ के बरदी नृत्य, यह सभी आपकी कहाँ पे की जाती है, तो आपके मध्य प्रदेश में की जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आपकी छोलिया की जाती है, चौफला की जाती है, चाचरी की जाती है। याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके कहाँ पे की जाती है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम राजस्थान में आपका कालबेलिया, घूमर, बम, गीदड़ और ढोल, ठीक है,
गोरी तोड़ो ढोल बाजे, ये सभी आपका कहाँ पाया जाता है? आपके राजस्थान में किया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि बिहार आपके जब आपका 2011 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था, ठीक है, उस समय आपके पुरुष साक्षरता दर सबसे कम तक कहाँ थी? तो बिहार में सबसे कम है, याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें केरल में सबसे अधिक साक्षरता देखने को मिली है 94%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर, ठीक है, बाबर के यहाँ पे ले हो गया, यहाँ पे के होना चाहिए। बाबर के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो बाबर के शासनकाल की अवधि क्या रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 से लेकर 1530 तक आपके बाबर की शासनकाल की अवधि रही है। अगर हम बात करें दोस्तों बाबर के बारे में, तो बाबर क्या था दोस्तों? बाबर ने आपके 4 युद्ध लगातार लड़े और चारों में आपकी बाबर की जीत हुई, याद रखिएगा। और बाबर ने क्या किया था? तो बाबर ने आपके मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं हम बाबर के बारे में। बाबर ने प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, ठीक है। और आपका खानवा का युद्ध 1527 में आपका बाबर और राणा संगा के बीच ये युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध में आपका 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा का युद्ध आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह आपके 1529 में बाबर और अफगान व महमूद लोदी के बीच यह आपका युद्ध हुआ था, जिसमें आपके चारों युद्ध किसने जीता? बाबर ने जीता। और बाबर का यह चारों युद्ध जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से लिख के लाया। आप अगर आपने इसे याद नहीं किया तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार है, इसे याद करने में भी आपको आसानी होगी। 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार है, तो आप इसको याद रखिएगा। और किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ और कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आप सभी एक ट्रिक भी जानते हैं कि पानी पीकर, खाना खाकर, चांदनी रात में घाघरा पहनकर बाबर निकला। तो इस प्रकार से आप ट्रिक करके इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने ऑटो एग्जाम्स चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें भी कुछ हेल्प मिल सकती है दोस्तों का आपके। तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है। रंगीन महल कर्नाटक के कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में आपका रंगीन महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है आपका कहाँ पे? तो यह स्थित है आपके बीदर में, ठीक है। बीदर में आपका स्थित है क्या? रंगीन महल। बीदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कर्नाटक में स्थित है बीदर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या स्थित है? रंगीन महल। यह 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ बीदर के बारे में, तो बीदर के किले में स्थित है आपका रंगीन महल। और इसका जो निर्माण था दोस्तों, इसका जो निर्माण था, ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किया था बहमनी साम्राज्य के शासक अहमद शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसे क्वीन प्लेस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो क्वीन प्लेस भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। किसको? तो आपके रंगीन महल को याद रखिएगा। यह कर्नाटक के बीदर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में, ठीक है। योजना आयोग को कब शुरू किया गया था? तो इसे कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1952 को, ठीक है, इसे शुरू किया गया था आपके योजना आयोग को। अब इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे कौन? तो इसके पहले अध्यक्ष के बारे में पहले जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष की बात की तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भारत के इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष आपके गुलजारी लाल नंदा थे। वहीं अगर हम बात करें अंतिम उपाध्यक्ष की, तो अंतिम उपाध्यक्ष आपके कौन थे? तो मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, मोंटेक सिंह आलूवालिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका नाम परिवर्तित करके आपका नीति आयोग कब किया गया, तो इसका जो नाम परिवर्तित करके नीति आयोग 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग का पूरा नाम है नीतिका की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और फर्स्ट नीति आयोग के फर्स्ट जो आपके उपाध्यक्ष थे वह थे अरविंद पंगड़िया। और वर्तमान में इसके जो
उपाध्यक्ष हैं वह कौन है, तो सुमन के बेरी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सीईओ कौन है वर्तमान में, तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। तो याद रखिएगा आपका यह योजना आयोग से संबंधित हो गई, सब बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना कुल बजट परिव्यय कितना था। तो दोस्तों अगर जब आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 से लेकर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1961 के बीच से जब आपका शुरू किया गया, और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और यह आपके कृषि पर आधारित था। अगर हम बात करें इसमें आपका कुल योजना, ठीक है, योजना कुल बजट परिव्यय कितना हुआ था, कितना आपका व्यय हुआ था, ठीक है, अगर बात करें तो कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.69 करोड़ आपका यह इतना आपका क्या हुआ था, कुल बजट पेश हुआ था, कुल बजट आपका लगा था। अगर हम बात करें इसका जो लक्ष्य दर था कितना था, इसका जो लक्ष्य दर था हमने इसका जो गोल रखा था वह आपका 2.1 रखा था, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ था, तो भारत सरकार को कुल आपका 3.6% मिला था दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको बजट देखने को मिला था। अगर हम बात करें दोस्तों यह जो कंसेप्ट है पंचवर्षीय योजनाओं का, यह हमने कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है, तो यह आपके रसिया से लिया गया है, ठीक है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में, तो आपके जो यह सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, और यहीं पे आपका बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपका मधुमलाई नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क और वादीपुर और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क स्थित हैं। केरल में आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क और कुमार कैंप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपकी क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जितना भी हम बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे नोट कर लिया करिए, ठीक है, और ध्यान से सुना करिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक अपने कंसंट्रेट बनाए रखिए करिए, ठीक है, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको बता दें दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का लेवल ही देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय डिजाइन है दोस्तों आपका, इसकी घोषणा आपका कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 2007 को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय डिजाइन की घोषणा करने की क्या जरूरत थी, तो दोस्तों भारत स्वयं अपना एक डिजाइन पेश करना चाहता है, जैसे कि मेक इन इंडिया में आपका शेर छपा हुआ है, ऐसा डिजाइन आपका किस वर्ष घोषित किया गया था, यहाँ 2007 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो यह स्वयं आपका भारत का एक डिजाइन होता है अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसलिए इसे किया गया। जैसे कि भारत के उद्योग धंधों का एक क्या होना चाहिए दोस्तों, एक डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छऊ जो है दोस्तों यह आपके 2010 में इसे क्या किया गया था, इसे छऊ को 2010 में क्या किया गया था, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में स्थल किया आपका सूची में शामिल किया गया था छऊ को। अगर हम बात करें छऊ के बारे में, यह 2010 में शामिल किया गया था, और इसी के साथ आपके राजस्थान के कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया नृत्य को भी यह शामिल किया गया है आपकी यूनेस्को की अमूर्त विरासत में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे दलखई किस राज्य का यह नृत्य है, तो दलखई आपके उड़ीसा का है। फुगड़ी जो है दोस्तों यह आपके गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फूलदेई उत्सव आपके कहाँ पे मनाया जाता है, आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें हम नुआखाई जो है दोस्तों आपके यह उड़ीसा का एक फसल उत्सव है, नुआखाई, याद रखिएगा। यह कहाँ पे मनाया जाता है, आपके उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अगर वही बात करें डोल यात्रा किससे संबंधित है, डोल यात्रा आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और बीसू जो है, बीसू आपके केरल का एक नववर्ष है, बीसू, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र का कौन सा नववर्ष है, तो गुड़ी पाड़वा आपके महाराष्ट्र का नववर्ष होता है। और
कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तीनों का एक नव वर्ष होता है, यानी न्यू ईयर कौन सा होता है? उगादी। यह सभी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो आपका देश का 33वां हाथी रिजर्व है, तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है आपकी कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तराई रिजर्व हाथी। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व जो है दोस्तों, यह आपका देश का 33वां हाथी रिजर्व है और यह आपकी यूपी और नेपाल के सीमा पर स्थित है। आप याद रखिएगा, देश का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, खरीफ कृषि ऋतु डैश तक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका खरीफ होता है। खरीफ की फसलें होती हैं आपके 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि खरीफ की फसल का क्या एक ऋतु होती है, क्या एक समय होता है बोने का। तो यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका खरीफ की फसल है, जब आपका मानसून आता है दोस्तों, जब मानसून आता है उस समय इसकी बुआई की जाती है। तो वर्षा मानसून के समय इसकी बुआई की जाती है। तो वर्षा मानसून आपके जून से सितंबर के बीच होता है, तो उस समय आपके खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। और इसे फिर कब काट लिया जाता है दोस्तों? तो आपका यह सितंबर के महीने में काट लिया जाता है, जून से सितंबर तक इसको आपका बोया जाता है। अगर हम बात करें कि आपकी खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, जूट, यह सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम कि रबी की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल में आपकी गेहूं, चना, मटर, जौ, जो कि आपकी काफ़ी ठंडी में इसके होते हैं दोस्तों। आपके गेहूं, मटर, चना, जौ, सरसों, आलू भी आपका क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। और रबी की फसल कब बोया जाता है? तो रबी की फसल जो है दोस्तों, इसे आपका अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जायद की फसल जो होती है दोस्तों, यह मध्य गर्मी में बोया जाता है, जैसे कि आपके मार्च मई में जो आपका बो दिया जाता है और यह जून तक काट लिया जाता है। ठीक है, तो आपका मार्च से जून तक आपका क्या होता है? जायद की फसल। जैसे इसमें आपका जायद की फसल कौन कौन से है? तरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है, यह सभी आपके जायद की फसल है। तो यह आपके मध्य गर्मी में होता है। और याद रखिएगा, यह सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग इसे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इसमें कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि आप लोग ध्यान से अगर पढ़ते हैं, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए लोगों के बीच में, जिससे कि वह भी इससे अपनी तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हुली वैसा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हुली वैसा दोस्तों, हुली वैसा एक नृत्य है और इस नृत्य का संबंध किस राज्य से, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। ठीक है, हुली वैसा जो नृत्य है वह कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे डोली कुनी था, ठीक है, पटालू नी था, और आपका नागरा धोन और बूटा कोला, यह सभी आपका नृत्य कहाँ किया जाता है? आपके कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम सिक्किम में क्या किया जाता है? सिक्किम में एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, सिंधी झाम। ठीक है, सिंधी झाम आपका एक नृत्य किया जाता है आपके सिक्किम में। ठीक है, याद रखिएगा, यह सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी जो है दोस्तों, कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठा लेगी और आपको सभी क्वेश्चन पढ़े होना चाहिए। जैसे कि आपके नृत्य से टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं आपके ओटी एग्जाम से यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग नृत्य को भी देख लीजिएगा। और आपके हमने वादक या वाद्यांश से भी कवर करा दिए हैं क्लास। और इसके बाद आपका काफ़ी जो दोस्तों आपके नृत्य से और आपके वाद्य यंत्र से संबंधित, ठीक है, यह सभी क्लास हम कवर करा दिए, आप लोग देख लिया करिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काई कालूर खनिज क्षेत्र। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपकी कहाँ पे दोस्तों? यह स्थित है जो आपका यह कृष्णा और कावेरी। ठीक है, कृष्णा कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका काई कालूर खनिज क्षेत्र पाया जाता है, इन घाटियों में पाया जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अगर पूछे काई कालूर खनिज क्षेत्र यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, तो यह किस स्थानीय पवन को कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके हरमट्टन। हरमट्टन की बात किया जाए, यह एक स्थानीय पवन है दोस्तों, जिसे डॉक्टर वायु कहा जाता है। और यह आपके अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। यहाँ पे एक गर्म मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। अब यह सहारा मरुस्थल आपके 11 देशों में फैली हुई है अफ्रीका में, और यहीं पे एक हवा चलती है दोस्तों हरमट्टन। और इसको यहाँ पे यह जो हवा चलती है दोस्तों, यह ठंडी हवा होती है। जहाँ पे दोस्तों आपके गर्म स्थानों पे ठंडी हवा चले तो उसे आपका क्या कहा जाता है? तो यह एक मरहम का काम करता है, तो इसलिए इसे आपका डॉक्टर वायु कहा जाता है, आपका हरमट्टन को याद रखिएगा। चिनूक की बात करें तो चिनूक आपका दक्षिण अमेरिका में बहता है, जिस चलता है आपका हवा, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? यह रॉकी पर्वत के पास यह आपका चिनूक हवाएं चलती हैं, तो याद रखिएगा यह हरमट्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नंदा देवी बायो रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों आपका नंदा देवी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। और यहीं पे आपका क्या स्थित है दोस्तों? नंदा देवी आपका बायो रिजर्व है आपका राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले हेली नेशनल पार्क कर दिया गया था, उसके बाद फिर उसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसके बीचों बीच आपका रामगंगा नदी बहता है, इसलिए इसे रामगंगा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, मुस्लिमों का जो एक पवित्र शहर है मक्का और मदीना। मक्का में क्या होता है? मक्का में आपके हजरत मोहम्मद पैगम्बर का जन्म हुआ था, और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी, और यह दोनों शहर आपके सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया, जिसने डैश की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व का विजेता। ठीक है, विश्व का विजेता उसका अर्थ है। तो दोस्तों अकबर की बात करें, अकबर के पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया, जिसने डैश की उपाधि धारण की, तो उसने किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? सलीम ने। तो सलीम को क्या कहा जाता है? जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर आपका इसका अर्थ है आपके कि विश्व का विजेता जहांगीर। ठीक है, अगर बात करें जहांगीर के शासनकाल को, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर चालू की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन। डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सुषुप्त कौन है, तो सुषुप्त को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है आपके सुषुप्त को। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें चरक की, चरक किसके समकालीन थे, किसके शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे आपके चरक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खान जो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। और इसको बात करें दोस्तों, इसे किस लिए नियुक्त किया गया था? तो मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां को नियुक्त किया था। ठीक है, यह काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहा है आपके अलाउद्दीन खिलजी का, यह काफ़ी फेमस है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का प्रसिद्ध निवासी, ठीक है, इब्न बतूता आया था भारत, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध है रूप, ठीक है, प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो कल्याणी अम्मा जो है दोस्तों आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम कथकली, यह दोनों शास्त्रीय नृत्य आपके कहाँ का है? यह दोनों शास्त्रीय नृत्य आपके केरल से संबंधित है। और कल्याणी अम्मा जो है दोस्तों आपकी मोहिनी, काफ़ी प्यारी, काफ़ी मोहिनी है आपकी, याद रखिएगा। जो आपकी कल्याणी अम्मा है प्रसिद्ध एक नृत्यांगना थी मोहिनी अट्टम की। ठीक है, मणिपुरी जो है आपके मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है दोस्तों आपके केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और आपके मोहिनी अट्टम भी केरल का है। और कथक जो है आपके उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ढिमसा, ढिमसा डैश राज्य में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है ढिमसा। इसके अलावा आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश का? तो यहाँ का है कुचिपुड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, और ढिमसा जो है यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से आपके आंध्र प्रदेश में किए जाते हैं नृत्य? तो आपका एक है गोबी, धमला, मथुरी और
या ढिमसा, यह सभी आपका एक लोक नृत्य है आपके आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने रिलेटिव के ग्रुप में इसे शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास यह पहुंचे और भी लोग इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम इसका पीडीएफ ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टेक केयर।